हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि मैम स्टार्ट कर दीजिए हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बायो का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का। तो हम हिंदी का पहले लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड से, जो कि 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है। तो अब की बार 95 पार्ट जरूरी है। तो हिंदी का इंटर परीक्षा 2023 में जिनका भी होने वाला है, तो उस परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 62 या 63 है। तो सभी को हम पार्ट वाइज में वीडियो बना रहे हैं। ये 1 वीडियो है, ठीक है, और भी वीडियो आते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, और ये आपको गद्य खंड से करवाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 है, कुंती का परिचय दे, और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है, अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। कुंती बिस्नी से पूछती है, बिसन देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी कहती है, आ कुंती। आगे है यहाँ पे, ब्रह्मा में लड़ाई हो रही है। कुंती पड़ोसिन बिस्नी को मुन्नी के विवाह के लिए प्रेरित करती है। बिना मानक के विवाह कैसे हो, साधनों की कमी है। ठीक है, ये देखिए, ये जो कुछ भी है ये सभी किताबी भाषा है एक तरह से, जो उन लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो एक अलग से वीडियो हम बना देंगे जिसमें पूरा गद्यखंड रहेगा, ठीक है, और वो सभी अपनी भाषा में सुव्यवस्थित करके एक वीडियो आने वाला है पूरा। तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले हम इसे करवा देते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, और ये भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में एकांकीकार मोहन राकेश ने युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया है। उसके आगे देखिए, युद्ध दो देशों के बीच अपने अपने स्वार्थों की संतुष्टि के लिए लड़ा जाता है। युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज और औचित्यपूर्ण माना जाता है। युद्ध में नैतिकता और उदारता का कोई स्थान नहीं है। मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों दो विरोधी सेनाओं की ओर से लड़ते हैं। आगे है यहाँ पे, मानक ने हजारों दुश्मनों को मारा। मानक ने उल्लिखित नामित सिपाही को भी मारा। सिपाही भी मानक की जान का दुश्मन बन गया था। यदि मानक सिपाही को नहीं मारता तो वह मानक को ही मार डालता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। प्रश्न संख्या 3 आता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान देंगे। उत्तर में लिखेंगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला है। सामने वाला सुनने वाला सुनकर प्रसन्न प्रफुल्ल हो उठता है। यह कृत्रिम अकृत्रिम कला यूरोप में अधिक पाई जाती है। और आगे है, यह कला स्पीच और लेख से आगे की कला है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, वहीं पे प्रश्न संख्या 4 आता है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार है, और ये भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी। तो उत्तर में होगा, बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही रूप की सुंदरता और कुरूपता का पता चलता है। ठीक है, आगे है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तो वह दो की बात कोसों दूर हो जाती है। आप लोग भी नोटिस करते होंगे, जब आप या कोई और बात करते रहते होंगे, या कोई और थर्ड पर्सन कोई आपके सामने या बीच में आ जाता है, तो आप लोग कहानी बदल देते हैं या कुछ और बदल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है। जब दो आदमी के बीच बातचीत होती है तो वो दिल की बात होती है, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति एंट्री मारता है, वो बात कोसों दूर चल जाती है। ठीक है, यानी कि सबको मूर्ख बनाने लगता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, बातचीत निबंध की क्या विशेषताएं हैं। उत्तर हो जाएगा, बातचीत शीर्षक निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। इस
निबंध में विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति और तथ्यों की कसावट देखते ही बनती है। वाक शक्ति अनमोल है। लेखक ने वार्तालाप की कला और गोष्ठी वार्ता पर भी प्रकाश डाला है। राम रमौल की भी चर्चा लेखक ने की है। एडिसन और जॉनसन के मतों की उद्धरणी ने निबंध को परिशीलन युक्त निबंध बना दिया है। वाणी पर नियंत्रण रखने को भी लेखक ने आवश्यक बताया है। हास्य का भी समावेश निबंधों में आवश्यक है। गंभीरता भी आवश्यक है। उसके आगे है, बातचीत निबंध पाठकों को तथ्यों और आनंद से भर देता है। वहीं पे प्रश्न संख्या 7 आता है। उसने कहा था, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था। ध्यान देंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है उसने कहा था, एक प्रेम कहानी है। ठीक है, यह दिव्य प्रेम कहानी है। ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती। अब की प्रेम कहानियाँ शरीर स्तर पर संचरित होती है। यह गुलेरी जी की कहानी है कि इसमें दिव्यता, उदात्तता और भावों की निष्ठता विद्यमान है। यह कहानी शुद्ध प्रेम की कहानी है। यह प्रेम की सात्विक कहानी है। यह कहानी तामसिकता से परहेज रखती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत सारे किताबी भाषा का यूज किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है। उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग। उसने कहा था, कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। यह कहानी 5 खंडों में विभक्त है। इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन आया है। दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का शौर्य युक्त वर्णन है। यह एक दिव्य कहानी बन गई है। प्रश्न संख्या 7 आता है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। उत्तर हो जाएगा, अमेरिका प्रवास के दौरान जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन और ट्रोट्स्की का समय था। आप लोग पढ़े होंगे लेनिन और ट्रोट्स्की, जो कि 10वां के इतिहास में होगा। ठीक है, 1924 में लेनिन मरे थे और ये बात भी आपको याद रखनी है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। 1924 में ही जेपी मार्क्सवादी बने थे। मार्क्सवाद के सभी ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले। रात को एक रशियन टेलर के घर रोज क्लास लेते थे। वहाँ से जब वे लौटे तो घोर कम्युनिस्ट थे। लेनिन ने राष्ट्रहित में अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। कम्युनिस्ट होकर भी वे अपने को कांग्रेस से अलग थलग नहीं रख सके। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना था। वहीं पे देखिए प्रश्न संख्या 8 आता है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा, भ्रष्ट केंद्रीय सरकार को जेपी उलट देना चाहते थे। बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन चलाया। बाद में जेपी इसके नेता बने। यह क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति। जेपी बार बार छात्रों से कहते थे, देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जीवनी है, आपके अंदर, आप नेता बनिए। जेपी उन्हें सलाह देंगे, लेकिन छात्रों ने नहीं माना। उन्होंने उनको नेतृत्व करने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, आगे है यहाँ पे, जेपी ने तब कहा कि वे सबकी सलाह लेंगे, वे छात्रों की बात ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन शर्त थी कि फैसला उनका होगा। इन फैसलों को सभी को मानना होगा, तब तो जेपी के नेतृत्व का मतलब होगा, तभी क्रांति सफल होगी, अन्यथा सभी बिखर जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 आता है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो उत्तर में लिखेंगे, इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च बहुत ज़्यादा है। यही भ्रष्टाचार की जड़ है। करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे और चुनाव का खर्च ब्लैक मार्केटियर लोगों से इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जेपी चिल्लाते रहे, इस चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम करना चाहिए, लेकिन जेपी की किसी ने नहीं सुनी। परिणाम था सत्ता पलट। प्रश्न संख्या 10 आता है,
दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? उत्तर हो जाएगा दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना हो। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में स्टेटलेस स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। यह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है जो कि लास्ट है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वे किसकी पुत्री थी? और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था, आप लोग याद कर लें। और वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन 12 से आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी तैयारी कर सकें। और जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं की है, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे और 12th ग्रुप, ठीक है, तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप, और वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आपको वहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।